Good afternoon, all of you. Welcome to all of you on Ideology's e-learning platform. जनरल साइंस जो है हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू. जनरल साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं. अभी जो है हम फिजिक्स पर हैं. फिजिक्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं. अभी फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद जो है हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद हम जो है बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे. राइट. तो वेरियस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एचएसएससी एचपीएससी वेरियस जो स्टेट लेवल सेंटर लेवल एग्जाम्स हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए. उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप जो है हमारी वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं www.edulogis.elearning.com. ठीक है. तो आप जो है खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस जो है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी. ठीक है. बैंक, एसएससी, एचएसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम्स और रेलवे. ठीक है. तो ऑनलाइन क्लासिंग आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी. अगर फोर्सेस की बात करें, एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी और नेवी, तो ये जो कोचिंग है, ये जो क्लासेस आपको जो है अवेलेबल होंगी, आप उसके लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है www.edulogis.elearning.com. गूगल प्ले स्टोर से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. आपको पता है जब आप एडियोलॉजिस ई लर्निंग को टाइप जो है करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, तो 4th नंबर पर जो आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, 4थे नंबर पर जो आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, दैट इज आवर एप्लीकेशन. ठीक है. ये जो है हमारी एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से भी. जनरल स्टडी का एक स्पेशल बैच जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है. उसमें 2 सब्जेक्ट जो है अभी हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ ज्योग्राफी एंड साइंस. ज्योग्राफी और साइंस की जो है 2 सब्जेक्ट जो हैं जिनकी अभी हम स्पेशल बैच इनके लिए अनाउंस कर रहे हैं. 499 में जो है ये बैच है. पहले वैसे ये बैच जो है 1000 का है, लेकिन अगर आप अभी इसको बाय करते हैं तो ये आपको 499 में पड़ेगा. एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है ये बैच चलेगा. लगभग 9000 से लेकर 10,000 तक एमसीक्यूज जो है इसमें डिस्कस होंगे दोनों सब्जेक्ट के. ठीक है. मिला के तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. आप जो है इसको बाय कर सकते हैं. 499 में अभी जो है आपको ये कोर्स मिलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज. बहुत मुश्किल है आइस पर वॉक करना. ठीक है. एज कंपेयर टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड. ठीक है. क्या रीजन है? तो रीजन देखिए उसका क्या रहेगा. सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो रीजन रहेगा वो रहेगा फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जो है वो इसका सबसे बड़ा रीजन रहेगा. फ्रिक्शन फोर्स क्या है, घर्षण बल क्या है? जब 2 बॉडीज जो है आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, व्हेन 2 बॉडीज कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, सपोज ये 2 बॉडी हैं ए और बी. ठीक है. जब ए और बी दोनों कांटेक्ट में आएंगी, दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, तो एक बॉडी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से दूसरी बॉडी के मोशन को क्या करती है? अपोज करती है. ठीक है. मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी. गति को क्या करती है? बाधित करती है, अपोज करेगी. सो दैट फोर्स, उस बल को क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन घर्षण बल कहा जाता है. आइस जो है, वहां बर्फ जो है, उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, घर्षण जो बल होगा वो क्या होगा? लेस होगा एज कंपेयर टू रोड. रोड के, सड़क की अपेक्षा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा आइस में वो क्या रहेगा? कम रहेगा. तो इसीलिए हम आइस पर जो है इजीली वॉक नहीं कर पाते. लेकिन रोड जो है वो हमें फिसलने नहीं देता. मिनिमम जो है जितना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है, जितना रिक्वायर्ड जो है घर्षण बल है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मोशन जो है रोड के ऊपर पॉसिबल होगा एज कंपेयर टू आइस, बर्फ के मुकाबले. सो यहाँ पे जो आंसर हमारा रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा. आइस हैज अ लेसर फ्रिक्शन देन द रोड. बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल, घर्षण जो है वो क्या रहेगा? कम रहेगा. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आइस हैज अ लेसर फ्रिक्शन देन द रोड. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास. आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, तो कंक्लूजन आपको उससे ड्रॉ करना है. और कंक्लूजन जो है ऑप्शंस में हमारे पास गिवन है. तो स्टेटमेंट की बात करेंगे. सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन है, इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट. एक भरी हुई गाड़ी है, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू कीप इट मूविंग. ठीक है. उसको चलाए रखने के लिए आपको जितनी फोर्स लगानी है, उससे ज्यादा फोर्स जो है उसको चलाने में लगानी पड़ेगी. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है.
भरी हुई गाड़ी जो है उसको चलाने में ज्यादा फोर्स लगती है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी इन अ मोशन, अगर वो ऑलरेडी गति में है, मोशन में है, तो उसको जो है चलाए रखने में इतनी फोर्स जो है वो नहीं लगेगी। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे? कंक्लूजन जो है पहला ऑप्शन है, द वेट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस। इसका मतलब ये है, कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम इस स्टेटमेंट से, कि किसी चलायमान वस्तु का भार जो है वो कम होता है। जब बॉडी या कोई भी वस्तु जो है वो मूव कर रही है तो उसका वेट कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, द व्हील टेंड्स टू स्लिप इनिशियली, प्रारंभ में जो पहिए हैं वो फिसलने लग जाएंगे, स्लिप करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग, एक गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण बल कम हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि एक बार अगर कोई बॉडी जो है मोशन में आई है, चलने लग गई है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आदमी जो है वो नाव में है और वो नाव जो है स्टेशनरी है। अब वो आदमी क्या करता है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या करता है, उस नाव में से जंप करेगा, ठीक है, उस बोट में से क्या करेगा, जंप करेगा। और वो बोट जो है स्टेशनरी है, तो इसीलिए वो 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की ओर जाएगी, बिकॉज आदमी जो है आगे की ओर मूव करेगा तो वो फोर्स जो है कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है कि नाव का जो द्रव्यमान है, मतलब बोट का जो मास है, वो आदमी के मास से कितना गुना ज्यादा होगा, ठीक है। 5.5 टाइम्स ज्यादा होगा, 4.5 गुना ज्यादा होगा, 2.5 टाइम्स ज्यादा होगा, या फिर 10 टाइम्स ज्यादा होगा। तो ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण के नियम पे ये जो है हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, सपोज दो बॉडी हैं ए एंड बी, या सपोज दो बॉल हैं ए एंड बी। अब ये है, हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन, जब हम ये दोनों जो है कांटेक्ट में नहीं आई हैं, कोलाइड, टकराई नहीं है आपस में। अब इस टाइम पे इसका जो एम वी होगा, मतलब मोमेंटम होगा, हम सबको पता है कि मोमेंटम क्या है, हमने लास्ट में वीडियो में डिस्कस किया था, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा में वेग, मास इनटू वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, वो संवेग होगा, मोमेंटम होगा। अब ए का क्या रहेगा, m1v1, और यहाँ पे बी का क्या रहेगा, m2v2। तो यहाँ पे जो m1v1 प्लस m2v2 है, दैट इज इक्वल्स टू m2v2। ये जो है बराबर रहेगा, बिफोर कोलिजन जो हमारे पास मोमेंटम रहेगा, वो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने कोलाइड किया, कोलिजन करवाया ए बी, अब जो इनका मोमेंटम हुआ वो क्या हुआ, एम वी। सपोज अब जो मोमेंटम हुआ है वो कितना हुआ है, एम वी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ वो क्या हुआ, m1v1 प्लस m2v2 बराबर में mv, मतलब बिफोर कोलिजन, कोलाइड करने से पहले जो मोमेंटम था, और कोलाइड करने के बाद, टकराने के बाद जो मोमेंटम है, दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। सो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए नाव में था आदमी, जो मैन था वो नाव के अंदर था, नाव स्टेशनरी थी, तो उस टाइम पे जो मोमेंटम था वो था 0, ठीक है। उस टाइम पे जो मोमेंटम था वो कितना था, ठीक है, वो था 0। अब कूदने के बाद जो मोमेंटम हुआ, अब दोनों अलग अलग हो गए। आदमी जो है वो आगे की तरफ जो है, उसने वेलोसिटी जो है उसकी आगे की तरफ है, लेकिन जो बोट है वो पीछे की तरफ गई है। तो यहां से सपोज जो मैन है उसका मास है m, और जो बोट है, सपोज बोट का मास है n। मैन का मास है m और बोट का मास है n। तो यहां से देखिए, बिफोर कोलिजन जो हमारे पास मोमेंटम था वो 0 है, यहां पे रहेगा एम वी प्लस m माइनस वी, एन माइनस वी, क्योंकि बोट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है, तो ये आ जाएगा एम वी माइनस एन वी टू। v1 जो है आदमी की स्पीड है, और v2 जो है नाव की स्पीड है। m इंटू 5 माइनस n इंटू 0.5।
सो दिस इज 5m इज इक्वल्स टू 0.5n। तो n बाय m जो होगा वो होगा 5 बाय 0.5, दैट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया, 10 गुना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 10 गुना। नेक्स्ट है अ ट्रक, अ कार एंड अ मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक ट्रक है, एक कार है, और एक जो है क्या है, मोटरसाइकिल है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तीनों की जो गतिज ऊर्जा है वो बराबर है। और क्या कह रहा है कि इक्वल फोर्स जो है लगी है उनको रोकने के लिए, इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड। तो वो जो है एक्स वाई जेड के डिस्टेंस पर रुकी है, मतलब ट्रक जो है वो एक्स डिस्टेंस कवर करके रुक गया, कार जो है वो वाई डिस्टेंस कवर करके रुक गई, और जो मोटरसाइकिल है वो जेड डिस्टेंस कवर करके जो है रुक गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे है x जो है, ऑप्शन जो है हमारे पास, x जो है y से ज्यादा होगा और z से ज्यादा होगा, y z से ज्यादा होगा। नेक्स्ट है x y से कम होगा और y z से कम होगा। तीसरा ऑप्शन है तीनों बराबर होंगे, तीनों जो डिस्टेंस है x y z तीनों बराबर होंगे। चौथा है x जो है बराबर होगा y के 4 गुना के, और z जो है किसके गुना बराबर होगा, 8 गुना के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल काइनेटिक एनर्जी है और फोर्स भी जो है बराबर लगी है, तीनों पर जो फोर्स लगी है वो क्या लगी है, बराबर लगी है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी तीनों की क्या है, बराबर है। तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो भी क्या रहेगा, इक्वल इक्वल रहेगा, x बराबर y बराबर z। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेटलेसनेस इज दी, भारहीनता क्या है। देखिए वेटलेसनेस कब, किस चीज को कहेंगे हम, वेटलेसनेस की सिचुएशन कब आएगी, जब हमारी बॉडी जो है उसका कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो। ठीक है, अब देखिए हमें जो है अपना वेट जो है महसूस होता है, वेट हमारे पास होता है मास इनटू ग्रेविटी, W बराबर mg होता है, मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अब जब हमारी बॉडी, हमें पता है कि हमें वेट कब महसूस होगा, जब हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी लगेगी, गुरुत्वाकर्षण जो है लगता है, तब जो है हमें क्या महसूस होता है, वेट महसूस होगा। अब वेटलेसनेस का मतलब क्या है कि देयर इज नो ग्रेविटी, जब हमारे बॉडी के ऊपर कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, हमारी बॉडी को कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, फ्री फॉल, जब हम क्या करते हैं, फ्री फॉल करते हैं। सपोज कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, एक्सिलरेशन, उसके अंदर त्वरण उत्पन्न हुआ है, मतलब वेलोसिटी क्या है उसकी, चेंज होगी। एक्सिलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जब वेग में परिवर्तन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से, तब हम उसको त्वरण कहते हैं। तो जब कोई भी बॉडी अगर नीचे की तरफ गिर रही है और एक्सिलरेशन जो है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस पर कोई ग्रेविटी नहीं लगती। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा जब हम जो है बहुत स्पीड से नीचे की तरफ आते हैं, बहुत स्पीड से अगर हम नीचे की तरफ जो है आएंगे, ऊपर से हाइट से नीचे की तरफ, तो हमें जो है हमारा वेट महसूस जो है वो नहीं होता। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस, जब हमारी बॉडी के ऊपर जो है साथ में, या हमारी बॉडी के ऊपर जो है कोई सपोर्ट सिस्टम काम नहीं करता, तो उसे क्या कहा जाता है, भारहीनता कहा जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को आप जीरो ग्रेविटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो ग्रेविटी से भी आप इस कंडीशन को बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा, जीरो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, व्हेन ग्रेविटी डिक्रीजेस, जब गुरुत्वाकर्षण कम होगा। तीसरा ऑप्शन है वैक्यूम, निर्वात की स्थिति में, और चौथा है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास पेयर गिवन है, उसको आपको करेक्टली मैच करना है। पहला है हमारे पास रेडियम, दूसरा है पेनिसिलिन, तीसरा है एक्सरे, और चौथा है स्मॉल पॉक्स। इस तरफ जो है साइंटिस्ट के नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर एंड वी के रॉन्टसन। तो देखिए रेडियम जो है इन्वेंटेड बाय द मैडम क्यूरी, तो ए के साथ जो ऑप्शन जा रहा है वो सेकंड जा रहा है। रेडियम जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, इन्वेंटेड बाय मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन की बात करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर दी पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे जो है वो ऑप्शन थर्ड के साथ जाएगा। एक्सरे की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक्सरे जो है एडवर्ड जेनर, डब्ल्यू के रॉटेंजन, ठीक है, तो उन्होंने जो है एक्सरे को डिस्कवर किया था। तो यहाँ से जो सी के साथ जो ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है नंबर 4।
एक्सरे इज इन्वेंटेड बाय द WK रॉन्टेजन। देन है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने इसके बारे में जो है पता लगाया था। तो स्मॉल पॉक्स के साथ जा रहा है एडवर्ड जेनर। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन जा रहा है दैट इज सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन है आपको। सबसे पहली है अ फोर व्हील व्हीकल, ठीक है, फोर व्हीलर है कोई भी, मूविंग इन अ शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड विल, ठीक है, एक कोई भी फोर व्हीलर है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद वेरी हाई स्पीड। स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अब पहला क्वेश्चन है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ओवर टर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है इसकी, ओवर टर्न अबाउट इट्स इनर व्हील, अंदर के पहियों पर उलट जाएगा, स्किड आउटवर्ड, बाहर की तरफ जो है फिसलेगा, स्किड इनवर्ड, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो देखिए जब हमारी जो कोई भी फोर व्हीलर है, ठीक है, एक व्हीकल है, ठीक है, फोर व्हील, चार पहिए हैं उसके, वो अगर अपनी स्पीड से ज्यादा जो उसकी स्पीड है, रिलेटिव जो उसकी स्पीड है उससे ज्यादा जब वो उसकी स्पीड गेन करेगा तो वो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ फिसलेगा, उसके जो पहिए हैं वो बाहर की तरफ फिसलेंगे, स्किड आउटवर्ड, ठीक है। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण बल की हमने बात करी, घर्षण बल जो है वो उसको अपकेंद्रीय बल प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा और उसको वो क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करेगा। सो दिस इज द रीजन कि जब कोई भी फोर व्हील वाला कोई भी व्हीकल है, चार पहियों वाला कोई भी व्हीकल है, वो हाई स्पीड में जो है घूमेगा या हाई स्पीड गेन करेगा, उस रिलेटिव स्पीड से ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी, तो वो आउटवर्ड बाहर की तरफ फिसलेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके सर्कुलर पाथ में जो है मूव कराएगी, तो इसीलिए वो सर्कुलर पाथ में जो है मूव करेगी। सो यहां से सी थर्ड जो है हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, स्किड आउटवर्ड। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सिलरेशन। त्वरण ज्ञात करने के लिए, ठीक है, फाइंडिंग द एक्सिलरेशन, अब हमें क्या निकालना है, एक्सिलरेशन निकालना है। व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन निकालने के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की जो है वो क्या है, तीन इक्वेशन है, गति की तीन इक्वेशन होंगी। तो सबसे पहली इन इक्वेशंस को आपको ध्यान रखना है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी होगी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो सिंबल्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस टू ए एस। v जो है यहां पर वो है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग जो है वस्तु का वो होगा। u जो है यहां पर वो है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक जो वेग होगा वस्तु का वो होगा। a जो है यहां पर त्वरण होगा, एक्सिलरेशन होगा। t जो है यहां पर टाइम होगा, समय होगा। और s जो है यहां पर डिस्टेंस होगा, s जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ये जो है क्वांटिटीज ये रहेंगी, और ये जो है तीन क्या है, गति की इक्वेशंस हैं जिनसे हम क्या निकालते हैं, मोशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी वस्तु का। अगर कोई भी वस्तु जो है मोशन में है, गति में है, तो हम इन तीन इक्वेशंस के थ्रू उसका एक्सिलरेशन निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, और कितनी दूरी उसने तय की है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सिलरेशन का सही सूत्र क्या होगा, तो पहली इक्वेशन जो है हमारी v बराबर u प्लस ए टी, वहां से हम जो एक्सिलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए v बराबर जो है u प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, एंड a बराबर रहेगा v माइनस यू बाय टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। सो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एंटीसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग
दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। न्यूटन से पहले ऐसे कौन थे जिन्होंने ये बताया था कि सब चीजें जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं या फिर आकर्षित होती हैं बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं। तो देखिए 7th सेंचुरी के अंदर ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, जिसकी वजह से जितनी भी वस्तु हैं वो पृथ्वी के सरफेस की तरफ क्या होती हैं, अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त इज द राइट आंसर। 7वीं जो 7th सेंचुरी है हमारी, उसके मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे 7th सेंचुरी के, ब्रह्मगुप्त इज द राइट आंसर। न्यूटन से पहले जो है इन्होंने बताया था कि ऑल द थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ जो है चीजें जो है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बैबेज ने, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने या फिर जॉन एडम्स ने। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने ग्रेविटी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है उसको दिया था। उन्होंने क्या बोला, सपोज ये कोई बॉडी है जिसका मास m1 है और ये है m2। अब ये दोनों जो है वो क्या करती हैं, फोर्स एक्सर्ट करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो इस फोर्स को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल्स टू G m1 m2, मतलब दोनों के मास को, दो बॉडी है उनके मास को आप क्या कर दें, गुना कर दें, डिवाइड में r स्क्वायर। सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस का आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, देन यू विल गेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स को आप निकाल सकते हैं। यहां पे जो g है दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इजाक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने जो है क्या किया था, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को प्रपाउंड किया था। नेक्स्ट देखिए, हु प्रपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, आइंस्टाइन ने। सो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, एस्ट्रोनॉइट इन अ स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉइट है जब वो स्पेस में जाएंगे तो वो सीधा नहीं खड़े रह सकते या फिर स्पेस में जो है मूव नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज इन स्पेस, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्पेस के अंदर पहला ऑप्शन है देयर इज नो ग्रेविटी, कोई भी गुरुत्वाकर्षण जो है बल नहीं होगा स्पेस के अंदर। विस्कस फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वायुमंडल में जो श्यानता बल है वो बहुत ज्यादा होगा। सोलर विंड, जो सूरज से आने वाली किरणें हैं, सोलर विंड है, एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हैं, इसीलिए जो है कोई भी एस्ट्रोनॉइट है वो खड़ा नहीं रह सकता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लो, वायुमंडलीय दबाव जो है वो बहुत ज्यादा कम होगा। सो देखिए स्पेस की अगर बात करी जाए तो स्पेस में जो है हम मूव नहीं कर सकते, जो हमारा मोशन है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है स्पेस के अंदर। रीजन इज दैट देयर इज नो ग्रेविटी, देयर इज नो ग्रेविटी, कोई भी ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई भी एप्पल है, अगर आप उसको रिलीज करें फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेस शिप, इट विल, ठीक है, सपोज आप जो है किसी स्पेस शिप में है, ठीक है, किसी रॉकेट में है, किसी स्पेस शिप में है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री है, अब अंतरिक्ष यान है जो चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट में अगर वो वहां से एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या करेगा, फॉल टुवर्ड द अर्थ, पृथ्वी पर गिर जाएगा, सपोज दिस इज अर्थ, पृथ्वी पर गिर जाएगा। मूव एट अ लोअर स्पीड, बहुत कम गति से गतिवान होगा। मूव अलोंग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, ठीक है, ये जो स्पेस है, सपोज ये स्पेसशिप है, अंतरिक्ष यान है, जो एप्पल है वो जिस स्पीड से आपका स्पेसशिप मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करेगा, या फिर मूव एट अ हायर स्पीड, बहुत अधिक गति से गतिवान होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा जिस गति से आपका स्पेसशिप मूव करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिर नहीं जाती बिकॉज, ठीक है। अब देखिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा का जो टावर है वो लीनिंग है, झुका हुआ है, ठीक है, इस तरीके से झुका हुआ है, लेकिन वो गिरेगा नहीं। व्हाट इज द रीजन,
रीजन बिहाइंड दैट, सबसे पहला देखिए ऑप्शन क्या है, इट इज टैपर्ड एट द टॉप, या शीर्ष भाग में बहुत ज्यादा पतली है इसीलिए नहीं गिरेगी। इट कवर्स अ लार्ज बेस एरिया, इसका जो बेस एरिया है या बेस जो है बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है इसीलिए नहीं गिरेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजीशन, इसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो निम्नतम स्थिति में रहता है। या फिर द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द टार फॉल्स विद इन इट्स बेस, गुरुत्व केंद्र जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, उसके थ्रू वर्टिकल लाइन पास करेगी इसीलिए नहीं गिरेगी। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉइंट है, वो केंद्र है जहां पर किसी भी वस्तु का सारा मास क्या करता है, कंसंट्रेटेड रहता है, या का सारा मास सपोज किया जाता है कि वस्तु का जो मास है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कहां पर लाई करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करता है। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगी वो पीसा की मीनार के बेस में से पास कर रही है, मतलब निचले हिस्से में से पास करेगी। जैसे ही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब मास जो है पीसा की मीनार का, वो बेस में से हट जाएगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन वहां से पासिस आउट हट जाएगी, तो वो जो पीसा की मीनार है वो गिर जाएगी। लेकिन वो नहीं गिर रही है क्योंकि बेस जो है पीसा के मीनार का, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके बीचों बीच में से पास कर रही है, इसीलिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिरती नहीं है। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर ट्वाइस, अगर अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको, सपोज ये अर्थ है और ये सन है, सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, अब यहाँ पे डिस्टेंस है r सपोज, अब हमने क्या करा, इस इनका जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया हमने, ट्वाइस किया, मतलब 2r हो गया। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकालनी है। पहले जो फोर्स लग रही है सपोज F1 जो हमारे पास है वो है Gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर, हमने बात की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज F2 जो लगी, F2 जो फोर्स लगी वो हुई Gm1m2, r जो है यहाँ पर 2r हो गया और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया Gm1m2 अपॉन में 4r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए F2 हो गया, अब Gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर 1/4, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब Gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर क्या है, हमारा F1 है, ठीक है, F1 है, और ये है हमारा F2। सो दिस इज द रिलेशनशिप कि 1/4 ऑफ व्हाट इज नाउ, अब जो है उसका 1/4 हो जाएगी। अब जो फोर्स है वो F1 है, अगर आप उसका 1/4 कर दें तो आपकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, डिस्टेंस को आपने ट्वाइस किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, 1/4 हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबोव इट्स वेट रिमेन, अगर कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या रहेगा। देखिए W वेट जो है W से रिप्रेजेंट हो रहा है वो होगा mg। अब देखिए वस्तु का मास भी सेम रहेगा, वस्तु के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है, जो गुरुत्व लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो भी बराबर है, सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, तो वेट जो क्या रहेगा वो रहेगा सेम। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो इसीलिए जो वेट रहेगा वस्तु का वो भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, इफ टू पीसीज ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड, वैक्स, आयरन फॉलिंग फ्रॉम अ सेम हाइट, ठीक है, अब देखिए हमारे पास वुड है, वैक्स है और आयरन है, अगर ये सेम हाइट इक्वल साइज के हैं, तीनों इक्वल साइज के हैं, सेम हाइट से जो है इनको गिराया गया है, सपोज ये भी h हाइट से गिराया है, ये भी h हाइट से और ये भी h हाइट से गिराया है, सेम हाइट से गिराया है, विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट, इनमें से कौन सा जो है अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले पहुंचेगा। हाइट सेम है, साइज जो है इक्वल है, अब हाइट इनकी सेम है तो डजंट मैटर, ठीक है, तो रीच
एट द सेम टाइम, सभी जो है साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा कि बिकॉज हाइट इज द सेम, हाइट का कोई भी फर्क जो है यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इक्वेशन की बात करें, स्पीड ऑफ मोशन की बात करें, तो v बराबर जो है √2gh, हाइट अब यहाँ पे सेम है, g जो है यहाँ पर ग्रेविटी है, ग्रेविटी सब पे सेम लग रही है, ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा ग्रेविटी कांस्टेंट है, बराबर रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड, g बराबर है, हाइट बराबर है, तो स्पीड क्या रहेगी, तीनों की सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए, इफ टू बॉल्स ऑफ आयरन एंड वुड, ठीक है, दो बॉल है अब यहाँ पर, एक जो है आयरन की है और दूसरी जो है किसकी है, वुड की है। सेम वेट, सपोज इसका भी वेट W है और इसका भी वेट जो है W है, सेम वेट है, ड्रॉप्ड एट द सेम हाइट, दोनों की दोनों सेम हाइट से ड्रॉप की गई हैं, तो बताइए क्या रहेगा, कौन सी पहले आएगी। पहला ऑप्शन है वन फॉल्स फर्स्ट, आयरन जो है पहले आएगा, वुड जो है बाद में आएगा। द वुडन बॉल फॉल्स लेटर, ठीक है, जो लकड़ी की गेंद है वो बाद में गिरेगी। दे रीच द ग्राउंड आफ्टर सम गैप, कुछ अंतराल में गिरेगी, या फिर कांट से, कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए अगर जो है इनके बीच में, अब एयर का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तो एयर है, ठीक है, तो एयर क्या है, रेजिस्टेंस पैदा करती है, रेजिस्टेंस पैदा करेगी, ठीक है। तो जो हमारा हैवी हैवी जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, हैवी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पहले गिरेगा, पहले सरफेस पे आएगा, देन द लाइटर वन, ठीक है। लेकिन अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, साथ में आएंगे, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, साथ में आएंगे, बिकॉज सेम हाइट से उनको गिराया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं है कि दोनों के दोनों साथ में गिरेंगे, सो यहाँ से जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, कि वुडन बॉल जो है वो बाद में गिरेगा, आयरन बॉल पहले गिरेगा, बिकॉज आयरन इज हैवी एज कंपेयर टू वुड, लकड़ी के मुकाबले लोहा जो है ज्यादा भारी रहेगा, तो इसीलिए वुडन बॉल फॉल्स लेटर, लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दो बॉल हैं ए और बी, 10 एक ए बॉल जो है, सपोज ये ए बॉल है और दिस इज बी, ये 10 kg की है और ये जो है 1 kg की है। दे आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम एन हाइट ऑफ 20 मीटर, ये भी 20 मीटर की हाइट से गिराई गई है, ये भी जो है 20 मीटर की हाइट से गिराई गई है। तो यहां से बताइए कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, ए सबसे पहले आएगी ग्राउंड पर, बी जो है सबसे पहले नीचे गिरेगी। बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों जो है सेम टाइम पर गिरेंगी। नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हाइट जो है सेम है, हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां से देखिए v इज इक्वल्स टू √2gh, दिस इज द स्पीड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन, v इज इक्वल्स टू √2gh। g जो है यहाँ पे ग्रेविटी है और h जो है हाइट है। अब ग्रेविटी दोनों के ऊपर बराबर लग रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी दोनों के ऊपर बराबर लग रही है, ठीक है, और हाइट भी है दोनों की सेम है 20 मीटर, तो यहां से दोनों की दोनों जो है वो क्या रहेंगी, सरफेस पर एक साथ गिरेंगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन ए और देन उसका रीजन। असर्शन है हमारे पास, द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपैरिजन टू द अर्थ। अगर कोई भी मनुष्य जो है मून पर है तो उसका वेट 1/6 हो जाएगा एज कंपेयर टू द अर्थ। अर्थ पर उसका जो वेट है, सपोज अर्थ पर अगर वेट 60 kg है तो मून पर जाकर जो है 1/6 हो जाएगा, दैट इज 10 kg, 10 kg एट मून। मून पर वेट जो आ जाएगा वो क्या कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। अब रीजन देखते हैं इसका, रीजन क्या है, द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ। मून जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। सो देखिए पहला रीजन बिल्कुल, एजर्शन ए ठीक है, लेकिन रीजन आर जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि मून जो है वहां पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ पर जो ग्रेविटी है, सपोज अर्थ पर जो ग्रेविटी है उसका 1/6 है, 1/6 ग्रेविटी है, ठीक है, 1/6 ग्रेविटी है। तो रीजन जो है आर गलत है और ए सही है। सो यहां से जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कथन ए जो है वो सही है परंतु जो कारण है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एनी बॉडी इज, किसी भी वस्तु का जो भार है वो क्या होगा।
पहला है सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है, वेट ऑफ एनी बॉडी इज सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ, मैक्सिमम एट द पोल्स, पोल्स पर मैक्सिमम रहेगा, मोर ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर ज्यादा रहेगा, मोर ऑन द मूवमेंट माउंटेन देन इन प्लेन्स, मैदानों की अपेक्षा पर्वतों पर ज्यादा रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पर अर्थ की बात करेंगे, अर्थ की जो शेप है वो इस तरीके से है, दैट इज नोन एज द जियोइड शेप। अर्थ की जो शेप है उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज द जियोइड शेप, ठीक है। अर्थ जो है इक्वेटर पर जो है ज्यादा बल्जिस क्रिएट है, उभरी हुई है, जो इक्वेटर है ये जो है हमारा, इसको इक्वेटर बोला जाता है, विषुवत रेखा है। इक्वेटर पर जो अर्थ है वो उभरी हुई है, लेकिन ये जो है हमारा नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ये पोल है, और पोल पर जो है वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। मतलब कि यहां पर देखिए इक्वेटर पर जो रेडियस है, इक्वेटर पर जो रेडियस है वो क्या है, ज्यादा है, और पोल्स पर जो रेडियस है, पोल की अगर मैं बात करूं वहां पर जो रेडियस है वो क्या है, कम है, ठीक है, वो क्या रहेगी, कम रहेगी। अब यहां पर देखिए ग्रेविटी और रेडियस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ग्रेविटी और रेडियस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इनवर्स है। मतलब रेडियस अगर ज्यादा करेंगे, रेडियस अगर ज्यादा इंक्रीज होगी तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप में है। अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो रेडियस कम होनी चाहिए, रेडियस ज्यादा रहेगी तो ग्रेविटी कम होनी चाहिए। अब रेडियस जो है इक्वेटर पर ज्यादा है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो ग्रेविटी है जी क्या है, वो कम हो गई। पोल्स पर रेडियस कम है, मतलब यहां पर जो ग्रेविटी है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब W बराबर है mg, W बराबर होगा मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी इक्वेटर पर क्या है, कम है, ठीक है, ग्रेविटी इक्वेटर पर कम है, तो वेट क्या होगा, इक्वेटर पर लेस होगा, ठीक है, और पोल्स पर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम वेट जो रहेगा वो कहां पर रहेगा, एट दी पोल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैक्सिमम एट दी पोल्स, ध्रुवों पर जो है भार जो है वो सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का भार होता है मैक्सिमम एट द पोल्स, सेम एट एवरी प्लेस ऑन दी अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर सब जगह बराबर होगा, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, विषुवत रेखा पर ज्यादा होगा, मोर ऑन दी माउंटेन देन दी प्लेन, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैक्सिमम एट दी पोल्स, ध्रुवों पर ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग, ठीक है, एक हाई बिल्डिंग है सपोज, वहां से एक बॉल जो है उसको गिराया गया है। अब एक्सिलरेशन जो है उसका उस बॉल का वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सिलरेशन ऑफ द बॉल, कांस्टेंट एक्सिलरेशन, समान त्वरण से के साथ उसको गिराया गया है। अब व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, 3 सेकंड के बाद, टाइम आपको गिवन है 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब u जो यहां पर है वो रहेगा 0, ठीक है, u यहां पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, और v जो है हमें निकालना है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है कि क्या होगी। अब हमें पता है, हमारे पास इक्वेशन है मोशन की, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v आपको कैलकुलेट करना है, u आपका 0 है, एक्सिलरेशन आपका 9.8 है, टाइम आपका 3 सेकंड है, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर द 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 29.4 मीटर पर सेकंड, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज 100 kg, एक बॉडी है सपोज ए, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो उसका मास है, अर्थ के ऊपर मास जो है वो कितना है, 100 kg है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है 10 मीटर पर सेकेंड, जी जो है अर्थ के ऊपर वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज दिस, अब यहां पर हम बात करेंगे ए ही बॉल है मून के ऊपर, तो मून के ऊपर जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर वो 10 की पावर 6 हो जाए सेकेंड स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज, तो जो चंद्रमा है वहां पर जो वस्तु का
द्रव्यमान होगा वो कितना होगा। देखिए वस्तु का जो द्रव्यमान है, मास जो है वो चेंज नहीं होता, चाहे हम किसी भी प्लैनेट पर क्यों ना हो, किसी भी ग्रह की बात करें, चंद्रमा की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी ग्रह की बात कर लीजिए, मास जो है किसी भी वस्तु का कभी चेंज नहीं होता। जो चीज चेंज होगी वो होगी वेट। वस्तु का जो भार होगा वो चेंज होगा, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर पृथ्वी पर मास 100 केजी है, मास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वेट हमारा होता है मास इंटू जी। तो वेट जो है जी पर डिपेंड करता है। जी कम होगा तो वेट कम हो जाएगा, जी ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जी पर टोटली वेट हमारा डिपेंड करता है, लेकिन मास जो है हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर अर्थ पर मास 100 केजी है, तो मून पर भी जो मास होगा वो कितना होगा, 100 केजी होगा। मून पर भी जो मास होगा वो कितना होगा, 100 किलोग्राम होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 100 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज द लास्ट क्वेश्चन। द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है, उसका जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होना चाहिए। पहला है 550 सेंटीमीटर से ज्यादा, दूसरा है 750 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा, तीसरा है 950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा, और चौथा है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा। सो डी इज द राइट आंसर। 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होगा, या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 25 एमसीक्यूज जो हैं आज हमारे कंप्लीट हो गए। कल जो है हम अनदर 25 एमसीक्यूज के डिस्कस करेंगे फिजिक्स के, राइट। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।